दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सीरीज़ सेट रखी थी अपने हिंदी शिक्षण से संबंधित हल प्रश्न पत्र की, जो कि आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था। तो ये एग्ज़ाम आपका 5 मई 2011 का है। हालांकि हम 2011 का इससे पहले पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन टोंक और 12 जिलों में एक केंद्र पर जो परीक्षा है वो पुनः आयोजित की गई थी। तो जो उस पेपर में आए वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्हीं को हम अब इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि ये वीडियो रीट या डीएसएसबी या किसी भी शिक्षण भर्ती के लिए काफ़ी उपयोगी ये वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। चाहे उसमें पीटेट हो, सीटेट हो, रीट हो, आरपीएससी हो, कुछ भी हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना रिस्पॉन्स देना न भूलें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगामी एग्ज़ाम्स में ये आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो डीएसएसपी, पीआरटी भर्ती या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद इम्पोर्टेंट ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो कि इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की परिभाषा दी कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को आलेख को पाठ योजना कहते हैं। तो पाठ योजना की यह परिभाषा किसने दी? बी सिंह ने, पार्कर ने, मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने। तो ये परिभाषा दी थी बी सिंह ने कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को आलेख को पाठ योजना कहते हैं। तो ये परिभाषा दी गई थी बी सिंह के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ योजना के 3 रूपों में शामिल नहीं है। ज्ञान के लिए पाठ योजना, रसानुभूति के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। तो योजना के तीनों रूपों में शामिल नहीं है रसानुभूति के लिए पाठ योजना, लेकिन ज्ञान के लिए होती है, कौशल के लिए होती है और जांच कार्य के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने में व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की यह परिभाषा दी। किसने दी थी इकाई विधि की? कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की यह परिभाषा किसने दी? मॉरिसन, डी.एल. कुक, कोरे या पीटरसन। तो ये परिभाषा दी गई थी मॉरिसन ने। तो मॉरिसन ने क्या बताया था कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। तो इकाई विधि की यह परिभाषा मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ क्लियर हुए होंगे। पहले में परिभाषा दी गई थी पाठ योजना, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों को आलेख को पाठ योजना कहते हैं। ये परिभाषा दी थी बी सिंह ने। और जो पाठ योजना के तीनों रूपों में जो शामिल है वो है ज्ञान के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। और मॉरिसन ने बताया कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की यह परिभाषा मॉरिसन के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, पूछा गया है कि सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण को जटिलताओं को कम करना तथा पृष्ठपोषण प्रदान करना है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी एलन ने, बुश ने, मैकलोज या अनविन ने या बोसिंग ने। तो ये दी थी आपकी मैकलोज या अनविन ने। सूक्ष्म अध्यापक कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है और पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी थी मैकलोज या अनविन ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के अंतर्गत पुनर्नियोजन का होता है।
कितना 5 से 10 मिनट, अधिकतम 5 मिनट, 10 से 15 मिनट, 20 से 25। तो सूक्ष्म शिक्षण होता है आपका 5 से 10 मिनट माइक्रो टीचिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान कराना के सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, विषय वस्तु का ज्ञान कराना, साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना, निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना। तो भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य ज्ञान कराना में सम्मिलित नहीं है, वो है साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना। भाषा तत्वों का है, विषय वस्तु का है और निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना है, लेकिन साहित्य का नहीं आता इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है भारतीय पाठ्य योजनाएं जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उन पर प्रभाव है ब्रिटिश उपागम का, जर्मन उपागम का, फ्रांसीसी उपागम का, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप बेझिझक बता सकते हो ब्रिटिश उपागम का। तो भारतीय पाठ्य योजनाएं हैं जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है उन पर ब्रिटिश उपागम का प्रभाव है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं आप इससे थोड़ा विचलित ना हो संख्याओं के हिसाब से, लेकिन जो है वो हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आगे पीछे स्लाइड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। क्वेश्चन है कि व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है छात्र, अध्यापक, पाठ्य योजना, श्यामपट्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने हर जगह पढ़ा होगा। अध्यापक। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है साध्य, साधक, साधन, कुछ नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना क्या है? साधन होती है एक। क्लियर है? तो शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना क्या होती है? साधन। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है 5 से 10 विद्यार्थी, 10 से 20 विद्यार्थी, 20 से 25 विद्यार्थी, 15 से 18 विद्यार्थी। तो हो सकते हैं 5 से 10 विद्यार्थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण, पुनः शिक्षण, उद्देश्य का कथन। तो पाठ्य योजना का निर्माण होता है, शिक्षण भी होता है क्योंकि वो तो हम करते ही हैं, और पुनः शिक्षण भी होता है, तो उद्देश्य कथन नहीं होता। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ्य योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ्य योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट या 18 मिनट। तो पुनः पाठ्य योजना में टाइम दिया जाता है छात्राध्यापक को 12 मिनट। पुनः पाठ्य योजना में कितना समय दिया जाता है? 12 मिनट का जो टाइम है वो छात्राध्यापक को दिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये केवल रेट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। DSSB जो कि दिल्ली में बहुत बड़ी भर्ती हो रही है, जिसमें PRT और कुल मिलाकर 62,000 और यूपी में लगभग 65,000 शिक्षकों की भर्ती अभी आ रही है, और राजस्थान में भी हो सकता है कि RPSC में निकले। तो ये सभी के लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं, तो आपसे वो नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था स्लाइड की, ये आ चुकी है वो स्लाइड, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई थी आगे पीछे। तो हमें तो क्वेश्चन पढ़ना है, हमें स्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है 8वां जो कि हम बीच में कर चुके हैं 7 क्वेश्चन, उसके बाद बीच में सीरीज ये बंद हुई। तो हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है कि कितने हैं कितने नहीं आते हैं। कि व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की।
जॉन कमेनियस, जॉन बसेडो, यूसेपियन या पामर। तो वो थे जॉन कमेनियस। जॉन कमेनियस व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी जॉन कमेनियस ने। तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम जॉन कमेनियस ने प्रतिपादित की थी। मैं ये बार बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार ये लगे कि भाई हाँ, हमने इनको कहीं टीच कर रखा है, किसी ने हमें इनको पढ़ा रहा है। और दोबारा जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे या आप इनको कहीं लिख के दोबारा याद करोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निगमन प्रणाली को कहते हैं सिद्धांत प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, सहयोग प्रणाली, सहचार्य विधि प्रणाली। तो निगमन प्रणाली को बोलते हैं सिद्धांत प्रणाली। निगमन प्रणाली को सिद्धांत प्रणाली बोला जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो। और दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप शेयर करने में भी आलस्य महसूस करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एट लीस्ट थोड़ा सा टाइम 2 मिनट मेरे लिए निकाल के आप वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। यदि शेयर कर दे तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल अभी छोटे से दौर में है। छोटा सा ये चैनल है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप इस चैनल को ग्रो करने में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, आपसे बस मेरी यही विनती है। और जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जो कि समय समय पर हम एजुकेशन या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहते हैं। नेक्स्ट है, आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय। आगमन प्रणाली के रूप प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती हैं, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं, छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। तो आगमन प्रणाली में आपको याद रखना है, पहले छात्रों को उदाहरण दिए जाते हैं, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद क्या है, उनका एक नियम बता दिया जाता है कि ये है। जैसे मैथ में हमें 5-10 एग्जाम्पल करवाए, हमें कई एग्जाम्पल करवाए, बाद में क्या हमारे सर हमें क्या बता देते थे कि ये इसका ये सूत्र है, इस तरीके से ये होगा। तो हम फिर क्या करते थे, वो सूत्र हमें उसका पता चल जाता था। एक विधि हमारे क्या होती थी कि कुछ क्वेश्चन में हमारे टीचर क्या करते थे कि हमें पहले ही फार्मूला बता देते थे, ठीक है, कि मिश्र धन का ये फार्मूला है, मूलधन का ये फार्मूला है, इंटरेस्ट निकालने का ये फार्मूला है। हम उस फार्मूलों को क्या है रट लेते थे और फिर क्या है, हमें प्रॉब्लम दी जाती थी, हम वो फार्मूला लगाते थे और आंसर निकालते थे। तो वो है निगमन विधि। वो कौन सी विधि है, निगमन विधि है। लेकिन यदि पहले आपको उदाहरणों से उन चीज़ों को समझाया जाए, फिर उसका एक नियमीकरण कर दिया जाए, तो वो किस प्रकार की विधि है, आगमन विधि है। अक्सर बच्चे इस आगमन और निगमन विधि के इस एक क्वेश्चन में फंस कर रह जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी श्रेणी में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यह विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी हमें क्या है, थोड़ा पढ़ना होता है, समझना होता है, क्योंकि कई बार हम पर्सन नहीं समझते तो हड़बड़ी में जो हमें क्वेश्चन आ रहा होता है उसको भी हम एग्ज़ाम में गलत कराते हैं और बाद में हमें बड़ा पछतावा होता है कि भाई ये तो इतना इजी क्वेश्चन था और हमने नहीं किया। तो दैट्स रॉन्ग थिंग्स। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन है कि यह विधि, अब ये यह विधि आप चक्कर में, यह विधि जो विधि है कि उसकी विधि के बारे में बताया कि यह विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते
तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन को यह परिभाषा दी है कि पर्यवेक्षित अध्ययन की यह परिभाषा दी है क्लार्क और स्टार ने, हर्बर्ट ने, एनविन ने, पीटरसन ने। तो किसने दी है? तो ये दी है क्लार्क और स्टार ने। यह विधि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते तथा अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन को यह परिभाषा दी है कि पर्यवेक्षित अध्ययन की है, ये की आएगा गलत टाइप हुआ है, कि यह परिभाषा दी है क्लार्क और स्टार ने इस परिभाषा को दिया है। नेक्स्ट है परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली यह उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का एकांकीपन दूर होता है और शिक्षण में गुणात्मकता की वृद्धि होती है। उपरोक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में है? देखो क्वेश्चन को समझना है हमें कि परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने एवं सुधारने की प्रेरणा देने वाली यह उत्तम तकनीक है। इसमें शिक्षक का, आपको यहाँ से पॉइंट भी पकड़ना है बीच में, यदि आपको बिल्कुल नहीं आता तो, एकांकीपन दूर करता है, शिक्षण में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो उपरोक्त परिभाषा किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? सहचार्य विधि, दूरस्थ विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि या दल शिक्षण विधि? तो दल शिक्षण विधि है। जो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया भी आपको लगाना चलता है, यदि आपको नहीं है तो कुछ आप दिमाग सोचिए क्वेश्चन से। कई बार तो क्वेश्चन से हमें आंसर मिल जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है दल शिक्षण विधि। क्लियर है? तो थोड़ा सा हमें क्या है, अपने आप को भी एक्टिवेट रखना होता है। कई बार हम उन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिवेट अपने आप को एग्ज़ाम में ज़रूर रखिए। और एग्ज़ाम से पहले जिस दिन एग्ज़ाम हो तो आप एक दिन बिल्कुल फ्री माइंड रहिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है बिल्कुल, और अपने आप को फ्रेश रखिए, टाइम से सोइए और सुबह टाइम से उठिए और फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाइए। फिर देखिए जादू होता है क्या आपके साथ, किस प्रकार से आप बेहतरीन काम कर सकते हो, अपना टेस्ट बड़े अच्छे अंकों से पास करोगे। नेक्स्ट है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में बल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया है? क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में बल सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाया है? 50 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट? तो बिल्कुल कितने, 60 मिनट की, यानी पूरे 1 घंटे की उसने योजना बनाई है सिम्पसन ने। बल सिम्पसन ने कितने, पूरे 1 घंटे की पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में द्विकाल खंड योजना में 60 मिनट की इसमें योजना बनाया है। नेक्स्ट है निगमन विधि में छात्र, देखो बिल्कुल भाई कर सके हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसको देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। पहली बात तो कोई सी भी विधि में ये 2 ऑप्शन नहीं होते। अब रहते हैं आपकी ये निगमन विधि। तो निगमन विधि में होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। कहाँ? सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में अग्रसर होता है। और आगमन विधि में होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या है, कौन सी विधि में? आगमन विधि में। पहला एग्जाम्पल है निगमन विधि का, दूसरा है आगमन विधि का। दोनों क्वेश्चन आपको यहीं से याद कर लेने हैं। सामान्य से विशिष्ट निगमन, विशिष्ट से सामान्य आगमन। सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं निगमन में, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं आगमन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज की कड़ी का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो उसको हम करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल की हेल्प करें, वीडियो को लाइक और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो हमारा क्वेश्चन है आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, साहित्य शिक्षण में, अभिकर्मित अनुदेशन में, पर्यवेक्षित अध्ययन में। तो आगमन विधि का अधिकांश प्रयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि का जो अधिकांश प्रयोग है वो किस में किया जाता है? आपका व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखी बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देखी,
और यदि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो कि क्या इसमें और हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं आपके लिए। और हाँ दोस्तों, जो नए सब्सक्राइबर या जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे।